साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आशा है आप अच्छे होंगे। आगे आने वाले संभावित प्रश्नों की अगली कड़ी में आपका सबका स्वागत है। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने। साथियों, मुझे एक साथी ने लिखा था कि मुझे जब प्रश्न हल करता हूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। हालांकि मैं जान रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि वाकई में 100% उत्तर जो मैं चयन कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो साथियों, इसमें इस एक चीज़ होती है कि इसमें यदि आप कन्फ्यूजन से यदि बचना चाहते हैं तो आपको वो प्रश्न को, उसके उत्तर को एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए आपको। यदि आप सतही तौर पर याद करेंगे या बहुत कम समय में उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कि बहुत कम समय तक उसको पढ़ेंगे किसी विषय को और ज़्यादा रिवीजन नहीं करे होंगे, तो वो इस स्थिति में इस तरह की परेशानी होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसको अंत तक देखा करें और उसको बार बार देखा करें और बार बार उसको रिविज़न किया करें। तो रिवीजन जैसे आप कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपको कोई किसी चीज़ का, किसी प्रश्न का उत्तर पता है हालांकि, है ना, लेकिन यदि आप उसको फिर से एक बार देख लेंगे तो वो उत्तर क्या है आपको निश्चित हो जाएगा, एकदम निश्चित ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इसका उत्तर यही है। वो भूलेगा नहीं। और एक दो बार ऐसे पढ़ लेने पे क्या होता है कि मन में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यदि समान तरह के कोई उत्तर आते हैं किसी प्रश्न के, तो मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही है। तो इसलिए थोड़ा सा बार बार देख लिया कीजिए या थोड़ा सा अच्छे से याद कर लिया कीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिविज़न आप कर लिया कीजिए, जैसा भी आपको सहूलियत लगे उस तरह से आप रिविज़न कर लिया कीजिए। और साथियों, कई बार क्या होता है कि एक ही प्रश्न में कई प्रकार के उत्तर बनते हैं। तो कई प्रकार के उत्तर बनते हैं तो ये हमको इसका फ़ायदा तब मिलता है जब हम किसी भी वीडियो को या किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ें, पूरी तरह से देखें अंत तक। क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं, नई नई बातें ऐसी पता चलती हैं जो कई बार हमको मालूम नहीं होती हैं। हालांकि हमको प्रश्न मालूम होता है, लेकिन उससे जुड़ी कोई कुछ अन्य बातें होती हैं वो हमको मालूम नहीं होता। वो तब मालूम होता है जब हम उस पर्टिकुलर वीडियो को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पुस्तक को पूरा पढ़ते हैं, पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता भी हो तो भी उससे जुड़ी अन्य बातें पता चलती हैं। हो सकता है उसमें अन्य महत्वपूर्ण बात, उससे जुड़ी अन्य बातें बताई गई हों, तो ये आपको पता चलता है। और यदि आपको मालूम भी हो तो आपको प्रश्न का रिवीजन हो जाता है। आपका प्रश्न जो है एकदम 100% क्या है, निश्चित डेफिनेटली याद हो जाता है। वो आपको कभी भूलता नहीं है। और कभी एक जैसे समान उत्तर यदि आते हैं, प्रश्न में समान उत्तर दिए रहते हैं विकल्प में, तो उस समय कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है, उस समय अनिश्चय की स्थिति नहीं बनती है। आपको 100% याद रहता है कि ये अमुक प्रश्न का अमुक विकल्प ही बिल्कुल सही है। तो ये फ़ायदा होता है अंत तक देखने पर और ध्यान से देखने पर वीडियो को। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखा कीजिए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी किया कीजिए। आप सबको शुभकामनाएं हैं। चलिए आज के कड़ी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। साथियों, आप आज की कड़ी का पहला प्रश्न पूछा गया है, आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त का समय कब तक माना जाता है। साथियों, प्रश्न आपने सुन लिया होगा। मैं सीधा विकल्प पढ़ता हूँ। आपको विकल्प ए दिया है शाम 4 से 5 बजे तक। विकल्प बी दिया है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। विकल्प सी दिया है प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक। या फिर विकल्प डी दिया है रात 8 बजे से 9 बजे तक। तो साथियों, ये शायद आप जान रहे होंगे, प्रायः हर भारतीय को ये पता होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक माना जाता है आमतौर पर। तो ऐसा माना जाता है कि यह समय जो होता है स्नान, ध्यान एवं पूजा के लिए बहुत ही अच्छा होता है एवं शीघ्र फल देने वाला होता है। इस समय जो भी आप जप तप करते हैं, वो उसका जो प्रश्न पूजा पाठ करते हैं उसका शीघ्र फल मिलता है और वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी जाती है। इस समय दिमाग जो है वो एकाग्र होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का ये सब फ़ायदा होता है। तो आप बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। वैसे तो आप सब यदि पढ़ाई अभी आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अवश्य ही ये 4 से 5 बजे उठते होंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा,
नए संसद भवन में स्थापित किए गए राजदंड सेंगोल के शीर्ष भाग पर कौन विराजित हैं? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं। नए संसद भवन में स्थापित किए गए राजदंड सेंगोल के शीर्ष भाग पर कौन विराजित है? आपको विकल्प दिए हैं। ए भगवान शिव के वाहन नंदी, बी दिया है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, सी दिया है देवी दुर्गा का वाहन सिंह, या फिर डी भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। तो साथियों, नए संसद भवन में स्थापित किए गए राजदंड सेंगोल के शीर्ष भाग पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजित हैं। नंदी को धर्म का स्वरूप माना जाता है। ये जो नंदी का जो नक्काशी की गई है राजदंड पर, वो इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसे निष्पक्षता और न्याय के साथ शासन करना चाहिए। साथियों, 1947 में बने इस सेंगोल को बुम्मिदी बंगारू चट्टी ने बनाया था। उनकी एक कंपनी है बुम्मिदी बंगारू चट्टी एंड सन्स, तो डिजाइन उन्होंने किया था। और सेंगोल जो है वो तमिल शब्द सेम्माई से आया है, और जिसका अर्थ होता है धर्मी, यानी धर्म के अनुसार चलने वाला। और उसके साथ से जुड़ा एक शब्द है कोल, उसका अर्थ है राजदंड, सेम्माई कोल। प्राचीन भारत में चोल शासक निष्पक्षता और न्याय के प्रतीक के रूप में इसको धारण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। साथियों, प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? आपको विकल्प दिए हैं। ए हनुमानगढ़, बी जैसलमेर, सी कोटा, या फिर डी चित्तौड़गढ़। तो साथियों, इस प्रिंट के लिए छिंपों का अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। आजम और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इस प्रिंट की देश और विदेश में भी बहुत भारी मांग है। और राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रिंट हैं जो इस प्रकार हैं। ये बंधेज जो है जयपुर का है, लहरिया जयपुर पाली का है, चुनरी जोधपुर का है, अजरख बाड़मेर का है, मालिर बाड़मेर का है, और पाव राजाई जयपुर का है। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है, देश का पहला पेपरलेस डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं। ए काशी, बी ड्रैक, सी वासी, या फिर डी दिया है जबलपुर। तो साथियों, महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई का वासी जिला न्यायालय देश का पहला डिजिटल कोर्ट बन गया है, वासी जिला न्यायालय। और यह कोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस है, तो ये पूरी तरह डिजिटल कोर्ट बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। साथियों, प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, फिल्म फेयर 2023 में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं। ए राजकुमार राव, बी दिया है अक्षय कुमार, सी दिया है वरुण धवन, या फिर डी दिया है सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो साथियों 68वें फिल्म फेयर इवेंट 2023 में राजकुमार राव को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। वहीं आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क्रमांक ए राजकुमार राव। तो उत्तर आपने सुन लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस में कौन सा नारा दिया गया? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस में कौन सा नारा दिया गया? आपको विकल्प दिए हैं। ए गिफ्ट टू द अर्थ, पृथ्वी को उपहार, बी दिया है ए ट्री फॉर पीस, शांति के लिए एक पेड़, सी दिया है, साथ में विकल्प सी दिया गया है, ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों के लिए केवल एक भविष्य, और विकल्प डी दिया है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो साथियों, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस में ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी का नारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक डी, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? साथियों, आपको उत्तर के लिए विकल्प दिया गया है। साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है?
आपको उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं। ए 21 जून, बी 21 अगस्त, सी 11 सितंबर या फिर डी 22 दिसंबर। तो साथियों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। जबकि जो विकल्प डी में दिया गया है 22 दिसंबर, वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो उसकी ओर झुकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो ये 22 दिसंबर जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए है और 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए 21 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। बर्ड्स आई किस मसाले की किस्म है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। बर्ड्स आई किस मसाले की किस्म है? आपको विकल्प दिए हैं। ए काली मिर्च, बी इलायची, सी दिया है लाल मिर्च या फिर डी लौंग। साथियों, आपको विकल्प दिए हैं। ए काली मिर्च, बी इलायची, सी लाल मिर्च या फिर डी लौंग। तो साथियों, बर्ड्स आई चिली का व्यापक रूप से एशियाई व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। साथियों, मिर्च को थाई मिर्च भी कहा जाता है और मिजो मिर्च भी कहा जाता है। और मिजोरम ने बाजार का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थानीय रूप से उगाई गई बर्ड्स आई चिली का जैविक मिर्च निर्यात किया है। और साथियों, इसमें मिजोरम को इसमें जैविक टैग भी दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। और बर्ड्स आई चिली यानी बर्ड्स आई मिर्च का एक प्रकार है, मिर्च का एक किस्म है, लाल मिर्च का एक किस्म है, बर्ड्स आई चिली कहते हैं इसको। तो उत्तर आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी लाल मिर्च। बर्ड्स आई लाल मिर्च का एक किस्म है। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा गया है। पूरी दुनिया में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, आपको उत्तर दिए गए हैं। ए 18 मई, बी दिया है 18 जून, सी दिया है 7 अप्रैल या फिर डी 1 दिसंबर। तो साथियों, एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसके लिए अभी तक कोई भी दवा या टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में इससे लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और साथियों, ये जागरूकता दिवस सबसे पहले 18 मई 1998 में मनाया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का यह कॉन्सेप्ट साल 1997 में मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भाषण से प्रेरित था। उन्होंने जोर दिया था जो लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, एड्स के लिए टीका दवाई विकसित करने के लिए, कारगर टीका दवाई विकसित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको और उस पर लोगों को उस एड्स के इस बीमारी की वैक्सीन के संबंध में कार्य करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए और उसको हर साल याद रखने के लिए, ये प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को 18 मई 1998 से मनाया जा रहा है। और तो ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। साथियों, आप जान रहे हैं कि एड्स जो है गंभीर बीमारी है और इसमें होता क्या है कि जो एड्स के वायरस जो हैं, एड्स के जो वायरस होते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो रक्त के वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और उसको नष्ट कर देता है। और साथियों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम में शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए वो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं और वो उसमें बहुत ही मदद करते हैं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कार्य करते हैं। तो ये जो HIV का जो वायरस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वाइट ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इस बारे में वैक्सीन और दवाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विकसित करने के लिए जो लोग, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और इस वायरस के प्रतिरोधक वैक्सीन और दवाइयाँ बनवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है 18 मई को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक ए 18 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथियों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, और जबकि 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 10वां, मशरूम क्या होते हैं? साथियों मशरूम का उपयोग आप करते होंगे, तो प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 10वां, मशरूम क्या होते हैं? आपको विकल्प दिए हैं, ए बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बी वायरस यानी विषाणु, या फिर सी एल्गी यानी शैवाल, अथवा डी फंगी यानी कवक। तो साथियों मशरूम वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, वे कवक के प्रकार हैं या फंगी के प्रकार हैं। इनको हिंदी में कहते हैं कवक, और जिनका रूप जो है वो पौधे जैसा ही होता है, और जिसमें एक तने और टोपी के साथ उसमें कोशिका भित्ति भी होती है। यह वास्तव में मशरूम का फूल या फल होता है, प्रजनन भाग जो बीजाणुओं को फैलाता है। हालांकि एक सब्जी माना जाता है, इसको सब्जी के रूप में उपयोग भी किया जाता है। इसमें एर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ होता है, एर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ होता है इसमें, जो कि जानवरों में कोलेस्ट्रॉल की संरचना के समान ही होता है। एर्गोस्टेरॉल को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी में बदला जा सकता है। तो ये जो मशरूम होता है, इसमें जो है प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद बटन मशरूम का, एगारिकस बिस्पोरस है। इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है फंगी यानी कवक, विकल्प क्रमांक डी। तो साथियों ये हो गए आज के कड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों बिल्कुल आप इसका नोट्स बनाते चलिए, हो सके तो इसको बार बार फिर से देख लीजिए और रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक साथी ने मुझे कहा था कि वो कभी कभी क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति बन जाती है, तो ये आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होने के कारण होता है ऐसा। तो आप यदि अच्छे से रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये आपको जो अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है, जो कन्फ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में 2 उत्तरों में से सही क्या है, जबकि उत्तर जो है समान तरह से दिखाई देते हैं, तो उस समय आपको कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है यदि आप बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ये, और मैंने आपको बताया भी था कि बार बार दोहराने से प्रश्न को, क्वेश्चन को, उससे फ़ायदा क्या होता है हमको, और यदि आपको उत्तर याद भी है तो उससे जुड़ी जो नई बातें हैं वो आपको पता चल जाती हैं। कई बार वीडियो में कई कुछ नई बातें भी उसमें बताई जाती हैं, तो वीडियो को यदि आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो इससे आपको जो है वो बहुत ही अनेक नई बातें पता चलती हैं, और यदि आपको याद होता है तो वो रिविज़न हो जाता है। तो हर स्थिति में आपको उससे लाभ ही मिलता है यदि हम उसको रिवीजन करें या उसको वीडियो को बार बार देख लें, तो उससे हमको फ़ायदा ही होता है। तो ये हमारा जो प्रश्न जो होता है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, इसमें अनिश्चितता की स्थिति नहीं बनती है। यानी कि हमारा जितना अंक का वो प्रश्न आएगा उतना अंक हमको निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, यदि हमको अच्छे से याद है या निश्चय के साथ याद है कि हमको निश्चय के साथ याद है यदि कोई प्रश्न कि हम इस प्रश्न का उत्तर यही है, तो हमारे प्रश्न में उसमें कन्फ्यूजन की या संभावना की स्थिति नहीं बनती है। वो उतना जितना अंक उसमें होता है उतना मिलना ही मिलना होता है। तो ये सब फ़ायदा होता है रिविज़न करने का और नोट्स बनाने का, और बार बार इसको आप चाहे तो वीडियो देखकर भी आप इसको रिविज़न कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको सहूलियत लगे। तो चलिए साथियों अब अगले कड़ी में मिलते हैं, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।